अच्छा जी, देखिए पिछले ये जो वीडियो है अब 2 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि जो पिछली वीडियो है वो बंद हो गई है, इसको 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा। तो उसी के कंटिन्यूसली है, इसको अपन लेक्चर दे देंगे। लेक्चर वो 8 था तो लेक्चर 8 इसको 9 दे देंगे, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यूसली करते हैं। अच्छा, उस लेक्चर के अंदर अपन ने यहाँ तक चल दिए थे, पता नहीं ये चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, वो कहाँ तक चली मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको यहीं से बताता हूँ। एप्सिलॉन मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपने कोई भी एप्सिलॉन चूज करना है। आपने अपनी मर्जी से एप्सिलॉन चूज कर लिया 1/3 एल डैश माइनस एल, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको ये पता है कि एल डैश बड़ा है, एल डैश की वैल्यू है वो बड़ी है, ज़्यादा है, उसमें से कम वैल्यू को घटाएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से 1 किसी भी पॉजिटिव नंबर में आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो अगेन एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ से अपन ने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 है, इसको इधर लेके आते हैं तो 3 एप्सिलॉन बराबर एल डैश माइनस एल। यहाँ से एल को इधर लेके आ जाते हैं, ये लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पर अपने पास 3 एप्सिलॉन है, तो 3 में से एक एप्सिलॉन अपन इधर लेके आ गए, ये आ गए। यहाँ से अपने पास यहाँ पर कितने एप्सिलॉन बचे, 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन में से यदि आप एक एप्सिलॉन को निकाल देते हो तो आपके पास बचा सिर्फ एक एप्सिलॉन। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी इस वैल्यू से। यदि आप एक एप्सिलॉन को निकाल देते हो तो ये कम वैल्यू कर दी। अब देखिए एसएमई का फर्स्ट क्या कर रही है कि कोई आपने एप्सिलॉन चूज किया तो उसके लिए आपको एक एन नोट मिल गया, कि एन नोट मिला। वो एन नोट के बाद के जो सभी पद हैं वो एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से देखिए एल का आपने कोई एक एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाया है, ये एप्सिलॉन प्रतिवेश बना लिया। इस एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर इस डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि एन नोट के बाद के सभी पद हैं वो इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है, ठीक है ना, इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ के बाद के सभी पद इसके अंदर विद्यमान है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि x1 से n नोट तक जो पद बचे हैं वो कितने पद बचे हैं, परिमित पद बचे हैं। लेकिन ये वाले जो पद हैं वो इस प्रतिवेश के अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है तो कहाँ है, इसके बाहर कहीं है, ठीक है ना। तो वही बातें अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। अतः एसएमई का 1 से एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के परिमित पद लिखिए, 1 से बिंदु एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम xn के परिमित पद, और परिमित पद कौन कौन से होंगे, एन नोट से पहले तक के। तो आप लिख लीजिए x1 x2 x3 अप टू xn नोट बाहर विद्यमान है। अब देखिए जो बात आएगी अपनी समझने वाली इम्पोर्टेंट बात, जो अपन नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ से, वो बस 2-4 लाइन का और खेल है, फिर ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। देखिए आपके पास ये कोई एक रियल लाइन है मान लेते हैं, इस रियल लाइन पर एल यहाँ पर है। आपने सबसे पहले ये माना हुआ है कि एल डैश है उसकी वैल्यू एल से बड़ी है। अच्छा, बड़ी वैल्यूज को अपन एल से किधर लिखते हैं, इधर की साइड, छोटी वैल्यू होती तो इधर की साइड। अच्छा, ये हो गया आपका एल डैश, यहाँ तक क्लियर है।
एप्सिलॉन दोनों के लिए अपन ने सेम चूज किया है। तो यहाँ से जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डिस्टेंस किधर जाएगी, इधर। ये मान लो एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट हो गया एल प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, ये क्या है, एल डैश माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डिस्टेंस आप चलोगे इधर, तो ये हो गया एल डैश माइनस एप्सिलॉन। ये हो गया आपका एल माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया एल डैश प्लस एप्सिलॉन। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपना ये स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है कि जो एल प्लस एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू एल डैश माइनस एप्सिलॉन से क्या है, छोटी है। बिल्कुल छोटी है ना। एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एल डैश माइनस एप्सिलॉन से छोटी है, मतलब ये जो वैल्यू है इससे छोटी है। तो आप लोग, छोटी है मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस हो गया भैया। इसका मतलब ये जो प्रतिवेश है इसके अंदर शामिल नहीं है, और ये जो प्रतिवेश है इसके अंदर शामिल नहीं है। यदि बराबर होते तो अपन एल डैश माइनस एप्सिलॉन को यहाँ पर दिखा देते, लेकिन अपने पास क्या है कि वो एल प्लस एप्सिलॉन है, एल प्लस एप्सिलॉन छोटा है इस नंबर से, तो इसको अपन दूर ही दिखाएंगे, बीच में डिस्टेंस दिखाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर बात है। देखिए, एल अनुक्रम की सीमा है। फर्स्ट में आपने माना है कि अनुक्रम क्या है, अभिसारी है। अभिसारी तो एल उसकी सीमा है, आपने मानी हुई है। सीमा की परिभाषा से इस एल के प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के एन नोट के बाद के सभी पद विद्यमान हैं। इसके अंदर एन नोट के बाद के सभी पद विद्यमान हैं। अच्छा, अब ये एल डैश है। एल डैश, एल आपका सीमा बिंदु, प्रत्येक सीमा बिंदु होता है, ये आपको पता है। एक तो सीमा बिंदु ये मान लिया अपन ने, एक सीमा बिंदु ये मान लिया। अब इसके अंदर तो अनंत पद आपके मौजूद हैं, ठीक है ना। सीमा बिंदु की डेफिनेशन इसको तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इसके अंदर देखिए अनुक्रम मतलब वो ये एक्स एन, उसी के लिए अपन बात कर रहे हैं कि एल और एल डैश इसका सीमा बिंदु है, ये अपन ने माना था संभव हो तो। अब देखिए क्या ये संभव है, इसके अंदर अनुक्रम के एन नोट के बाद के सभी पद विद्यमान है, तो इसके बाहर कौन से पद विद्यमान है, इसके बाहर ये सभी पद विद्यमान है, इसके बाहर ही होंगे ना। तो अनुक्रम के, और देखिए ये दोनों इंटरवल हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, और इसका कोई भी एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है। और डिस्जेंट को ये लाइन बता रही है कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स मतलब इसके पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, और इसके पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से इसके प्रतिवेश के अंदर अनंत अवयव हैं, एक्स एन नोट के बाद के सभी, लेकिन जो अनुक्रम के पद है बच्चे कुचे, वो अगर होंगे तो इसके अंदर होंगे तो इसके अंदर कितने होंगे, परिमित पद होंगे अनुक्रम के, ठीक है ना। अगर होंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर ये सभी पद विद्यमान हो, क्या पता इस प्रतिवेश के अंदर ये पद भी विद्यमान ना हो। अगर मैक्सिमम होंगे तो ये परिमित पद होंगे। यदि परिमित पद होंगे तो एल डैश क्या नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं होगा। यहाँ ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ये बताइए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एल उसका सीमा है, तो सीमा की डेफिनेशन से आपने ये बता दिया कि एन नोट के बाद के सभी पद इसके अंदर है, इसके अंदर है तो इसके बाहर एन नोट से पहले के सभी पद विद्यमान बाहर होंगे, एन नोट से पहले के सभी पद इसके बाहर हैं, तो ये परिमित पद हैं। तो इसके अंदर यदि आएंगे तो अधिकतम परिमित पद ही आ सकते हैं, इसका मतलब ये एल डैश इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लिख लीजिए इम्प्लाइज करके। ये आपको अगर समझने के लिए बनाना है, ये जो लाइन लिखूंगा उसको तो आप लोग ये बना लेना, वीडियो को रोक करके मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, बना लो। चलो, आपको बाद में कभी थ्योरम को समझने में आसानी होगी। मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, इम्प्लाइज करके आप क्या लिख सकते हो, अतः
एल डैश के बिंदु एल डैश के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अधिकतम परिमित पद में अनुक्रम के अधिकतम परिमित पद विद्यमान होंगे। इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है इम्प्लाइज एल डैश अनुक्रम एक्स एन क्या नहीं है? सीमा बिंदु नहीं है। अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु नहीं है। अतः आप क्या लिख सकते हो? आपने माना था कि यदि संभव हो तो एल डैश अनुक्रम का कोई अन्य सीमा बिंदु है, लेकिन वो सीमा बिंदु नहीं है। सीमा बिंदु नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो कि अतः प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है। अतः प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है। डेट्स इट। यह आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। इसका एक साइड का पार्ट प्रूफ हो गया है, इसको आप उतार लीजिए। इसका नेक्स्ट अपन देखते हैं कन्वर्स पार्ट। बिठा दे इसको। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिटाते हैं इसको। ये अपनी थी क्या? आवश्यक कंडीशन। ऊपर आप लिख सकते हो इस थ्योरम के सबसे फर्स्ट में आवश्यक शर्त। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बताना थ्योरम समझ में आई या फिर नहीं आई। सभी लोग कमेंट सिर्फ एक दो क्या आते हैं, देखते हैं कम से कम 100-200 हैं, कमेंट एक दो आते हैं। तो कमेंट भी क्या करो कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो तो। अच्छा, उसके अंदर जो अपन ने अभी प्रूफ किया है उसके अंदर सबसे फर्स्ट में आप लिख सकते हो आवश्यक कंडीशन, आवश्यक शर्त। अब अपन बताने वाले हैं पर्याप्त शर्त या फिर इस थ्योरम का
कन्वर्स पार्ट विलोमता में पर्याप्त, उसमें सबसे फर्स्ट लिख लेना आवश्यक शर्त, यहाँ पर पर्याप्त शर्त, सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए उसके अंदर तो आपने ये माना था कि अनुक्रम अभिसारी है, तो आपको ये प्रूफ करना था कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा उसका अद्वितीय सीमा बिंदु है, ये आपको प्रूफ करना था, जो कि अपन प्रूफ कर चुके। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से वो थ्योरम का प्रूफ है समझ में आ गया होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स देखिए, आपको वो आवश्यक कंडीशन समझ में आ गई हो तो पर्याप्त के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले माना अनुक्रम xn परिबद्ध है तथा इसका अद्वितीय सीमा बिंदु, इसका अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान है। ठीक है, अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान है, ये आपने माना हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए, आपने सबसे फर्स्ट में माना हुआ है कि ये परिबद्ध है और इसका अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान है। तो अपन ये मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु है L, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अनुक्रम को आपको अभिसारी सिद्ध करना है। कोई भी अनुक्रम अभिसारी कब होता है? जब उसकी जो लिमिट है, सीमा है, वो अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। तो अपन देखिए L को ही उसकी सीमा बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है। तो यूनिक सीमा बिंदु है वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम की सीमा होती है। ध्यान रखना कि यदि किसी अनुक्रम की जो सीमा बिंदु है वो अद्वितीय है तो वो ही बिंदु अनुक्रम की सीमा भी होती है। ठीक है ना? L आपने मान लिया कि अनुक्रम का सीमा बिंदु है। अच्छा, सीमा बिंदु है तो सीमा बिंदु की डेफिनेशन क्या कहती है कि L के प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। तो लिख दीजिए, जो बात कह रही है उसी को लिख दो। इसका मतलब L के प्रत्येक प्रतिवेश में, प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। यहाँ तक क्लियर है? अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो गए भाई। अब देखिए, चूंकि देखो L है वो अनुक्रम का यूनिक लिमिट पॉइंट है, अद्वितीय सीमा बिंदु है और वो परिबद्ध है। देखिए, यदि यहाँ पर प्रतिवेश के अंदर यदि L का मान लो आपने एप्सिलॉन प्रतिवेश बनाया, कोई भी ये प्रतिवेश बनाया, इस प्रतिवेश के अंदर ये अनुक्रम की सीमा बिंदु है। सीमा बिंदु की तो ये डेफिनेशन कह रही है कि इस प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद आएंगे। तो आपके पास कितने बच सकते हैं? परिमित भी बच सकते हैं और अपरिमित भी बच सकते हैं।
कैसे? यदि मान लो अनुक्रम का आपने विषम पद लिया, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नवा विषम पद लिया, तो आपके पास सभी समपद अनुक्रम के बच जाएंगे। मतलब आपके पास कितने बच जाएंगे? अपरिमित पद बच जाएंगे। लेकिन ये बाउंडेड है, अपरिमित पद बच रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? इसका एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखिए, चूंकि एल यूनी के लिमिट पॉइंट है, इसलिए अनुक्रम के एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के बाहर परिमित पद बचेंगे। तो ये चीज़ अपन को लिखनी है। तो लिखिए, चूंकि एल अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु है, अद्वितीय सीमा बिंदु है, इसलिए L के एप्सिलॉन प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के परिमित पद विद्यमान होंगे। उसी का बिल्कुल अपन कन्वर्स कर रहे हैं। अच्छा, परिमित पद विद्यमान होंगे। कौन से पद विद्यमान होंगे? परिमित कब होते हैं उसके पद विद्यमान? जब एक लिया, एक सेकेंड, दूध आ गया भैया, पीना है किसी को? दूध पीना है किसी को? अब यहाँ से तो आप लोग कैसे पियोगे? चलो मैं ही पी लूँगा बाद में। हाँ जी, एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के परिमित पद विद्यमान होंगे। तो एक पद से पहले के सभी पद इस अनुक्रम के बाहर हैं, और इसके अंदर कौन से? एक पद के पहले के सभी। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज करके कि अनुक्रम के जो पद है वो L माइनस एप्सिलॉन से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्रतिवेश लिया है। इसके बाहर कौन से पद हैं? बाहर हैं वे सभी जो n नोट से छोटे हैं, n नोट से छोटे वाले पद हैं। ये कंडीशन अपन ने इस लाइन को देखते हुए, कौन सी वाली? हाँ, इस लाइन को लेते हुए अपन ने लिखी है कि L अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु है, इसलिए अपन ने ये कंडीशन को लिखा है। ये आपको यहाँ पर तो इतना सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये पद सभी इसके बाहर हैं, तो अंदर कौन से होंगे? n नोट के बाद के सभी पद। मतलब ये साइन चेंज कर दो, ये बिलोंग लगा दो भाई। xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू n नोट। अच्छा, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? आपने एप्सिलॉन चूज किया कोई भी, उसके संगत आपने दिखा दिया कि n नोट के बाद के सभी पद हैं वो इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। एप्सिलॉन आपने रेंडमली चूज किया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इम्प्लाइज स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n नोट नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान है, सच डेट ताकि xn माइनस एल का जो डिफरेंस का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन से
किन पदों के लिए? एन नॉट के बाद के सभी पदों के लिए। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? लिमिट की। तो यहाँ से लिख दीजिए अर्थात करके, अर्थात लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल। इसका मतलब अनुक्रम एक्स एन एल को अभिसृत होता है। एल को अभिसृत होता है, इसका मतलब अनुक्रम एक्स एन क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। ये आपको लिखना है। ये थ्योरम का कन्वर्स पार्ट हो गया, पर्याप्त प्रतिबंध हो गया। और ये पर्याप्त प्रतिबंध आपको याद भी रखना है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को याद भी रखना है। उतार लीजिए भाई इसको। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बार फिर समझाऊं क्या इसको? ये जो सभी बातें अपन ने लिखी है, इस लाइन को लेकर के लिखी है कि यूनिक लिमिट पॉइंट है इसका। इसलिए अपन ने ये बताया कि एल के एप्सिलॉन के प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के परिमित पद विद्यमान है। परिमित पद कौन से विद्यमान है इस प्रतिवेश के बाहर? एन नॉट से पहले के सभी पद। देखिए यहाँ पर यदि ये अद्वितीय नहीं होता तो दूसरा बिंदु भी हो सकता था, उसके प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होते। और चूंकि ये बाउंडेड भी है, दो तो रीजन हो गए इस कंडीशन को लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरम का जो कंप्लीट प्रूफ है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद रखना है। ये उतार लो, फिर अपन वो करते हैं। एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.19 आप लोग कर लेना। ये मैंने बता भी दिया है। थ्री 3.20 और 3.21 शायद आप लोगों को मैंने दोनों बता दिए हैं, बता ही दिए शायद। देख लेना यदि कोई नहीं बताया हो तो। ट्वेंटी टू भी ये इनकी तरह है, इसको भी कर लेना आप लोग, देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। यह आया हुआ भी है, काफ़ी टाइम आया हुआ है। 11 में आया है और 18 में भी आया है, 9 में भी आया है।
काफ़ी टाइम आया ये तो। चलो इसको तो करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखिए 3.27। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन बराबर, एग्जाम्पल लिखूँ या फिर आप लोग लिख लोगे? लिख देता हूँ, छोटा सा है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन बराबर, क्या आपको दिया हुआ है 2n-7 अपॉन 3n/3n+2। अब देखिए, डायरेक्ट आप देख सकते हो कि इसकी ये अभिसारी है या फिर नहीं है। इसको आप कैसे देखोगे? यदि इसकी सीमा यूनिटली एग्जिस्ट की तो ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा। जहाँ आप इस पर लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपके पास जो कट पिट करके निकल के आएगा वो आएगा 2/3। कैसे आएगा वो अपन अभी बताएंगे। इसके अंदर आपको नंबर 1 प्रूफ करना है। आपको सबसे फर्स्ट ये बताना है कि ये एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ये बताना है। नंबर सेकंड आपको ये बताना है कि ये बाउंडेड है, परिबद्ध है। और नंबर थर्ड आपको ये बताना है कि ये अभिसारी है। अरे हाँ, ये थ्योरम लिखने से पहले एक नोट लगा करके लिखिए। लिखिए प्रत्येक परिबद्ध तथा एक दिष्ट वर्तमान या फिर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध तथा एक दिष्ट वर्तमान या एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। ये आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, कोई अनुक्रम यदि बाउंडेड है प्लस एक दिष्ट वर्तमान है या फिर एक दिष्ट ह्रासमान है, यहाँ पर यह लगाया हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक है, या तो एक दिष्ट वर्तमान या फिर एक दिष्ट ह्रासमान। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो एक दिष्ट वर्तमान होगा या फिर एक दिष्ट ह्रासमान। इनको नोट नंबर अलग अलग लगा कर भी मैं लिख सकता था, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। प्रत्येक परिबद्ध तथा एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। दूसरे के अंदर लिखता प्रत्येक परिबद्ध तथा एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। लेकिन मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये लिख लीजिए। लिख लो भाई, ये आपको याद रखना है। टाइम क्या हो गया? हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ हो जाएगा आराम से। ये उतार लो, फिर अपन क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रूफ के अंदर देखिए, देखिए आपको सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्या दिया है, अनुक्रम xn बराबर किसके है, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ये अनुक्रम है, तो मुझे यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि ये फंक्शन है ऑलरेडी n से r पर, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के अंदर ये फंक्शन है वो परिभाषित है। आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट कीजिए, आपको f ऑफ n मिल जाएगा, ठीक है ना। डोमेन का पॉइंट है n और f ऑफ n है वो कोडोमेन का पॉइंट है r का। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखिए भैया, यहाँ से ये आपको अनुक्रम दिया हुआ है, यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो, x1 आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए, 2 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, -5/5 मतलब -1, यही हो रहा है क्या। हाँ यही हो रहा है। यहाँ से आप x2 निकाल सकते हो, x2 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 -7 अपॉन 6 प्लस 2, मतलब ये हो गया -3/8। अच्छा, x3 क्या हो जाएगा भाई, x3 हो जाएगा 6 माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 2 11, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 11। x4 बराबर 8 माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 2 14, तो ये हो जाएगा 1/14। अब आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है x1 है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। जैसे ही आप x1 x2 x3 निकालते जा रहे हो, ये जो वैल्यूज है इनकी, x2 की x3 की x4 की, अनुक्रम के जो पद हैं उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती हुई आ रही है। देखिए नेगेटिव सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा ये आ रहा है, इससे बड़ा ये आ रहा है, इससे बड़ा ये आ रहा है। इसको आप कैसे चेक करोगे, यदि आप x3 में से देखिए, यदि ये बड़ा है तो इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को आप लेस करोगे तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो आपको घर पर चेक करना है कि हाँ भाई बड़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इम्प्लाइज x1 इज लेस देन टू x2 इज लेस देन टू x3 इज लेस देन टू x4, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। अब अपन ये चेक करते हैं कि क्या अनुक्रम का कोई, आपको क्या दिखाना है, एक दिष्ट वर्धमान, मतलब जो वैल्यूज है वो बढ़ती हुई आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अपन कोई अनुक्रम का पद लेते हैं। नाउ अब अपन अनुक्रम का कोई पद लेते हैं xn+1, रेंडमली कोई एक पद लिया है, ठीक है ना। xn+1 माइनस xn, अगले पद में से अपन ने पिछला पद घटाया है, घटाएंगे, घटाने पर यदि ग्रेटर देन 0 आया, xn+1 अगले पद में से यदि पिछला पद घटाया, इससे क्या पता चल जाएगा, ग्रेटर देन 0 आया तो क्या पता चल जाएगा कि अगला पद है वो बड़ा है पिछले पद से। तो अपन को यहाँ पर या तो बराबर 0 के आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अपन को क्या दिखाना है, इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। xn+1 देखिए, xn आपके पास क्या है, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, n की जगह आपको क्या पुट करना है, n+1। तो पुट कीजिए 2n+1 माइनस 7 अपॉन 3n+1, ये
एग्जाम्पल काफ़ी टाइम आ चुका है, अब की बार भी आ सकता है। 3n+1 + 2 माइनस xn कौन सा हो जाएगा, ये रहा, इसी को उतार दो एज इट इज। 2n - 7 अपॉन 3n + 2। इसको आप सोल्व करिए। सोल्व करना आपको मुझसे अच्छा आता होगा क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों की ज़्यादा है मुझसे। तो ये हो गया 2n + 2 माइनस 7 अपॉन 3n + 3 + 2 माइनस 2n - 7 3n + 2। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 3n + 5 अपॉन में ये माइनस 3n + 5 + 5 आएगा ना, हाँ, इधर ही हो जाएगा 2n - 5 और इधर हो जाएगा 3n + 2 और ऊपर 2n - 7। अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 3n + 5 और 3n + 2। इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ गया 2n - 5 एज इट इज़। इसका इसमें डिवाइड करते हो तो ये बचता है 3n + 2 माइनस 2n - 7 और ये 3n + 5। अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखो, मैं मिटा रहा हूँ भाई, इसको उतार लेना। पूरा क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी है और आपके पास भी है। ये उतार लेना। इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं भाई। 3 × 2 = 6n²। वैसे आप लोग ही कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए 3 × 2 = 6n², यहाँ से 3 × 2 = 6n² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 4n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4n - 15n। चलो इसको कर ही लेते हैं। 6n², इससे इसको करते हैं तो 4n + 4n, इसको करते हैं तो -15n -15n, इसको करते हैं तो -10। इधर आ जाइए, 6n² माइनस के -6n², इसको इससे करते हैं तो -10n, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21n, किसके, प्लस के 21n, और फिर माइनस माइनस प्लस अगेन 35 + 35 अपॉन 3n + 5 और ये हो गया 3n + 2। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, 4 - 15n बराबर -11n, और इधर क्या है, +21n - 10n, मतलब प्लस के यहाँ पर हो गए 11n और यहाँ पर माइनस के 11n, तो ये प्लस के 11n माइनस के 11n से कैंसिल, और 35 में से आपको निकालना है 10, तो आपके पास बचा 25। यहाँ से देखिए ये हो गया 25 आ रहा है, हाँ जी।
3n+5 और ये हो गया 3n+2। अभी देखिए आपने क्या निकाला था, xn+1 माइनस xn n+1 है ये, ठीक है ना। अब देखिए n क्या है, फंक्शन के अंदर n/r है ये, इसका मतलब n है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे अगेन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे अगेन पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब xn+1 माइनस xn है वो क्या आया आपके पास, इम्प्लाइज करके लिखिए इस बात को कि xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन टू 0। चूँकि आपने ये किसी एक रैंडम n के लिए लिया है, स्वेच्छ n के लिया है, इसके मतलब ये फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इसका मतलब अनुक्रम का आने वाला अगला पद है वो पिछले पद से बड़ा है, आने वाला अगला पद पिछले पद से, तभी तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। यदि छोटा होता तो लेस देन 0 होता, बराबर होता तो बराबर 0 होता। समझ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या प्रूफ करना है कि यह अनुक्रम है वो परिबद्ध अनुक्रम है। आप इसको परिबद्ध कैसे दिखाओगे भाई, कैसे दिखाओगे, मतलब अनुक्रम का प्रत्येक पद है वो किसी एक नेचुरल नंबर से तो बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या, रियल नंबर से तो बड़ा होना चाहिए, और किसी एक रियल नंबर से छोटा होना चाहिए अनुक्रम का प्रत्येक पद, तब आप कहोगे कि वो परिबद्ध है। परिबद्धता की डेफिनेशन मैं आपको लिखा चुका हूँ, मतलब अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो k और k' के बीच में आना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन को दिखानी है। और आपने अनुक्रम जब बनाया xn, तो जब आपने सॉल्व इसको किया तो आपके पास सबसे फर्स्ट आया -1, फिर क्या आया -3/8, फिर आया आपके पास -1/11, 1/11 माइनस के, फिर आपके पास x4 आया था 1/14। यहाँ तक काफ़ी है, और लिखना चाहो तो और आप लोग लिख सकते हो। ये आपके पास अनुक्रम था। अनुक्रम क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है, यह आप प्रूफ कर चुके हो। इसका मतलब आने वाला अगला पद है वो आएगा तो बड़ा ही आएगा पिछले पद से। इसका मतलब सबसे छोटा पद कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस पद के लिए अपन ये कह सकते हैं, इम्प्लाइज डैट अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या दिखा दिया मैंने, अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है, या फिर बराबर है -1 से। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये अनुक्रम है वो नीचे से परिबद्ध है। अब आपको ये बताना है कि ये अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है। इसके लिए आप अनुक्रम को ही लेकर के चलो। अब इसको नाम दे दो 1। ये चीज़ आपको लिखना बड़ा ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब आप अनुक्रम का पद ले रहे हो xn, क्या है, ये अनुक्रम का जो पद था 2n-7 अपॉन 3n+2, ये आपने अनुक्रम का पद लिया। देखिए अब यदि आपको ऐसा मिल जाए 1 कोई एक फंक्शन n का, और वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो और 1 से छोटा हो, तो आप ये बता दोगे कि सारे नंबर है वो 1 से छोटे हैं
अब इसको करते हैं तब आपको पता चलेगा। यहाँ से आप देखिए 1 में से मैं घटाने चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर इसके जो न्यूमरेटर है इसके अंदर, न्यूमरेटर मतलब अंश है, इसके अंदर डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनाऊँ? तो देखिए ऊपर लाना चाह रहा हूँ मैं 3n, क्या है 2n है, तो अपन क्या करते हैं 2n है तो इसको 3n कर देते हैं, -n कर देते हैं, दोनों बराबर ही है ना, 2n ही है तो अब भी 2n है। नीचे क्या चाहिए अपन को, +2 चाहिए, +2 चाहिए तो यहाँ पर अपन +2 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है 7 लाना है, +2 ये रहा, आपको -9 और लिखना है, ये -9 लिख दिया, -9 हो गया ना, अपॉन 3n +2 लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 3n -n 2n 2 -9 बराबर -7। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं इसके अंदर और इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो xn बराबर 1 माइनस को बाहर ले लेते हैं, बचा आपके पास n + 9 अपॉन 3n + 2। आपको ये तो पता है अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो -1 से बड़ा या फिर बराबर है। और यहाँ से आप देखो n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करो, अगेन एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर को आप इसमें से घटाओगे 1 में से तो आएगा तो 1 से छोटा ही, 1 से छोटा ही आएगा ना। -1 से तो अनुक्रम के सभी पद बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है, आप नेचुरल नंबर कोई सा भी डालिए, यहाँ पर डालने पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर को आप 1 से घटाओगे तो अगेन क्या आएगा, ये आएगा कि अनुक्रम का जो पद होगा वो 1 से छोटा होगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके आप क्या लग सकते हो कि इम्प्लाई डैट फॉर एवरी अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो छोटा या फिर बराबर है 1 से। ठीक है, अर्थात यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 1 से तो छोटा या फिर उसके बराबर है तथा -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर है। यह आपने किसकी डेफिनेशन दिखा दी, ये है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, परिबद्ध की। अतः अनुक्रम xn आप लिख लीजिए, अतः अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम है। ये उतार लो भाई, यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यदि आपको एग्जाम के अंदर थर्ड इसका पूछा जाता है, थर्ड वाला क्या है कि ये क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। थर्ड वाला यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये अभिसारी अनुक्रम है कि ये अभिसारी अनुक्रम है, तो अभिसारी अनुक्रम के लिए आपको मैंने अभी नोट लिखवाया हुआ है कि यदि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो या फिर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम हो तो वो अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को दिखा दो, फिर आप लिखते हो इम्प्लाइज करके कि वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। तो इसका जो थर्ड है वो लिखते हैं। थर्ड
मतलब इसका थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड से आप ये कह सकते हो प्रतिबंध, उनको मैं नाम दे रहा हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड का आपका क्वेश्चन है उसको प्रतिबंध नाम दे रहा हूँ। प्रतिबंध फर्स्ट तथा सेकंड से अनुक्रम xn परिबद्ध है, परिबद्ध तथा एक विशिष्ट वर्धमान है, अतः अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। ये हो गई थर्ड। नंबर फोर्थ में आपको क्या दिखाना था कि इसकी सीमा है 2/3 है। तो इसके लिए नंबर फोर्थ के अंदर आपको क्या बताना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn बराबर क्या दिखानी थी, 2/3। तो इसके लिए जो आपका फंक्शन है वो डालिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या था 2n - 7 3n + 2, यही था क्या? हाँ जी। तो यहाँ से आप देखिए, यदि आप यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो, यहाँ पर इन्फिनिटी लगाते हो, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाती है। और ये अंश और हर ये बहुपद फलन है और सेम डिग्री के हैं, सेम कोटि के हैं। तो अपन क्या करते हैं, n को कॉमन लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n को कॉमन लेकर के दोनों अंश और हर में कॉमन लेकर के कट जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 2 - 7/n अपॉन 3 + 2/n, ये बचा। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0। आपके पास बचेगा क्या, 2/3। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn बराबर 2/3। हैंस प्रूव्ड। आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट अपन कल देखते हैं क्या आता है आपका टॉपिक। क्वेश्चन ही होंगे शायद, अब तो सारी थ्योरम वगैरह तो हो गई जो इम्पोर्टेंट थी, सब करा दिए। ठीक है, इसके बाद अपन जो सब सीक्वेंस है उसको देख लेंगे। अगर वो आपके सिलेबस में आ रहा है तो अपन देख लेंगे, उसको भी करवा देंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ये उतार देना।